कॉम्प्लेक्सिटी का जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसी कंटिन्यूएशन में आज हम लोग कुछ फंक्शंस को देखेंगे और इन फंक्शंस का इस्तेमाल किसी भी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग अमूमन करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम लोग किसी एल्गोरिदम की निकाल रहे हैं तो हम लोग टाइम के यूनिट का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई एक एल्गोरिदम अगर है तो हम ऐसा क्यों नहीं बोल पा रहे हैं कि ये एल्गोरिदम 3 सेकंड में या 1 मिली सेकंड में एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसा हम लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। मन में एक विचार ऐसा आता होगा कि अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात है और चूंकि डिफिनीशन भी यही कहती है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताएगी कि व्हाट इज द टाइम रिक्वायरमेंट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताएगी कि व्हाट इज द स्पेस रिक्वायरमेंट। इसका सीधा सीधा जवाब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे दूंगा कि हम लोगों के पास कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मशीन नहीं है जिसके ऊपर हम लोग किसी एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट कराएं और उसके टाइम को रिकॉर्ड करके बता सकें कि फला एल्गोरिदम के लिए टाइम की रिक्वायरमेंट इतनी है, क्योंकि ऐसा कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। और ऐसा एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके पीछे का जो एक बहुत बड़ा रीज़न है वो ये है कि हम लोग मशीन की कॉन्फ़िगरेशन को जब चेंज करेंगे तो मशीन की कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज़ भी चेंज हो जाएंगी और कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज़ के बदलने से टाइम का जो मेजरमेंट होगा वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका ऐसा दिया गया जहाँ पे हम लोग एल्गोरिदम की जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हम लोग इनपुट के टर्म में मेजर करते हैं। तो इनपुट जो भी हम लोग एल्गोरिदम में देंगे उसके टर्म में हम लोग अपने एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करेंगे। चलिए, हम लोगों ने लीनियर सर्च का एक जिक्र किया था और बाइनरी सर्च का एक जिक्र किया था। जब हम लोग लीनियर सर्च की बात कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को 3 बातें बताई थी। मैंने कहा था कि एक बेस्ट केस होगा, एक वर्स्ट केस होगा और एक एवरेज केस होगा। बेस्ट केस वो होगा जहाँ पे टाइम का रिक्वायरमेंट सबसे कम होगा, वर्स्ट केस वो होगा जहाँ पे टाइम का रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होगा और एवरेज केस वो होगा जहाँ पे टाइम का रिक्वायरमेंट बेस्ट केस से ज़्यादा लेकिन वर्स्ट केस से कम होगा। ठीक है, देखिए हम लोग कुछ फंक्शंस को देखेंगे और फंक्शंस कैसे हैं, तो फंक्शंस हमारे एसिम्प्टोटिकली टाइट फंक्शन। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि जब हम लोग बोल रहे हैं एसिम्प्टोटिकली टाइट, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो एसिम्प्टोटिकली टाइट बोलने का मतलब ये है एसिम्प्टोटिकली टाइट का मतलब क्या है, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। कहानी ऐसी है कि आपसे कहा गया कि आप बाजार जाइए और फला चीज खरीद कर लाइए। आपके घर पे 2 मेहमान आए थे और दोनों लोगों ने 2 अलग अलग बातें आपसे पूछी। उन्होंने
एक जने ने आपसे पूछा कि ये बताओ कि तुम कितने कम से कम समय में तुम बाजार से वापस आ सकते हो, कम से कम समय, यानी टाइम का मिनिमम रिक्वायरमेंट। और दूसरे जने ने पूछा कि तुमको ये सामान लाने में मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा। तो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, आपने कहा कि देखिए कम से कम मुझे लगेगा 7 मिनट्स और ज्यादा से ज्यादा लगेगा तो 20 मिनट। अब लोग, परिवार वाले आपके एकदम निश्चिंत हो गए कि 7 मिनट से लेके 20 मिनट तक वो सामान जो आपको कहा गया है लाने के लिए, वो आप बाजार से लेके आ जाएंगे। ये जो मिनिमम लिमिट आपने बताई 7 मिनट की, ये क्या बता रहा है? तो ये बता रहा है कि आपको बहुत कम समय लगेगा तो 7 मिनट का लगेगा। 7 मिनट से कम समय में किसी भी हालत में आप बाजार से सामान लेकर घर पे नहीं आ पाएंगे। और ये जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो ये बता रहा है कि हर हालत में आप 20 मिनट का समय लेके सामान को घर पे ला देंगे। मतलब 20 मिनट से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं लगेगा। यानी दो बाउंड्री फिक्स हो गई, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। और अब मैं एक तीसरी बात भी बोल रहा हूं कि हो सकता है कि आपको मिनिमम से ज्यादा समय लगे और मैक्सिमम से कम समय लगे, लेकिन इस बात की गारंटी दे दी गई है कि मैक्सिमम से ज्यादा नहीं लगेगा और मिनिमम से कम नहीं लगेगा। यानी वी हैव नाउ टू फिक्स्ड बाउंड्रीज, द लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। लोअर बाउंड क्या बताएगा? द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम, और मैक्सिमम टाइम जो है अपर बाउंड बताएगा। अब दोनों बाउंड्री फिक्स हो गई है। अब जो भी टाइम लगेगा वो या तो इस मिनिमम पर लाई करेगा, या फिर इस मैक्सिमम पर लाई करेगा, या फिर इन दोनों के बीच में किसी एक पॉइंट पे लाई करेगा। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एसिम्प्टोटिकली टाइट। जैसे आप लोगों ने सैंडविच फंक्शन पढ़ा होगा, ठीक है? तो यहां पे जो बात होगी वहां पे भी हमको एक सैंडविच फंक्शन दिखेगा, ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये चीज आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग जिस किसी फंक्शन की बात करने जा रहे हैं वो फंक्शन एसिम्प्टोटिकली टाइट, ठीक है? चलिए हम लोग पहला नोटेशन जो कॉम्प्लेक्सिटी को लिखने में यूज होता है उसको कहते हैं थीटा नोटेशन। उसको कहते हैं थीटा नोटेशन। तो एग्जैक्टली ये थीटा नोटेशन क्या है हम लोग जरा समझे। थीटा नोटेशन, मैं यहां पर एक ग्राफ में प्लॉट करने जा रहा हूं। This is our Fn, this is our Cgn,
and this is our C2Gn and this is N naught. ध्यान दीजिए, तो कॉम्प्लेक्सिटी का जो पहला लेक्चर था वहां पे जब हम लोगों ने एनालिसिस किया था m प्लस n और m इंटू n का, तो हमने क्या कहा था कि जब n और m की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी हो रही है, केवल तब और तब हम लोग ये बता पा रहे हैं कि किस फंक्शन का ग्रोथ रेट ज्यादा है। m इंटू एम तेजी से ऊपर जाएगा इन कंपेरिजन टू m प्लस n। तो ये जो जजमेंट दिया गया, ये जो स्टेटमेंट दिया गया, ये जो कंक्लूजन था, ये कब के लिए था? तो ये तब के लिए था जब m और n की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी हो। जब वैल्यू 3 से कम है तो हम लोग कोई भी डिसीजन कॉन्फिडेंस के साथ नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ग्राफ का नेचर अलग अलग था। जब m और n 1 था तो m इंटू n उसका ग्रोथ रेट कम था, लेकिन m प्लस n का ग्रोथ रेट ज्यादा था। और जब m और n दोनों की वैल्यू 2 हो गई तो दोनों बराबर हो गए। कहानी में चेंज तब आया जब m और n की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी हुई। यानी जो भी हम लोग बात करेंगे m प्लस n और m इंटू n को लेके, वो 3 या 3 से आगे की बात करेंगे, 3 के पहले की कोई बात ही नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, यहां पे हमने एक फंक्शन लिया है fn और ये हमने लिया है n नॉट। अब जरा इस n नॉट के पहले fn c1gn और c2gn को ध्यान से देखिए, तो n नॉट के पहले ये प्रिडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है कि किसका ग्रोथ रेट कम है और किसका ग्रोथ रेट ज्यादा है। लेकिन n नॉट के बाद जो ग्राफ के नेचर दिख रहे हैं वो बहुत ही कंसिस्टेंट है। कितने कंसिस्टेंट है कि हम लोग सीधे सीधे अब बोल सकते हैं कि fn की जो वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू, दैट विल ऑलवेज लाई ऑन C2Gn, और fn की जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल ऑलवेज लाई ऑन C1Gn। किसी भी हालत में fn की वैल्यू C1Gn के नीचे और C2Gn के ऊपर नहीं जा पाएगी, इस बात की गारंटी है। क्यों? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एसिम्प्टोटिकली टाइट फंक्शन। बिहेवियर कंसिस्टेंट हो रहा है कब? आफ्टर n नॉट। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस फंक्शन को कुछ ऐसे डिस्क्राइब करें और n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n नॉट। देखिए, तो हमने यहां पे क्लोज्ड इंटरवल की बात की है। क्लोज्ड इंटरवल कहां से स्टार्ट हो रहा है? C1Gn से, और कहां तक जा रहा है? तो C2Gn तक जा रहा है। और ये जो ग्राफ है उसको लेकर हम ये बात बोल रहे हैं कि C1Gn क्या है? तो वो fn से छोटा भी हो सकता है और fn के बराबर भी हो सकता है, और fn छोटा होगा या बराबर होगा C2Gn के। ठीक है, ये जो ग्राफ यहां हमने बनाया, उस ग्राफ को अगर हमें
डिस्क्राइब करना हो तो हम ऐसे डिस्क्राइब करेंगे। प्रश्न ये उठता है कि क्या किसी एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 0 हो सकती है, क्योंकि यहां पे 0 भी रखा गया है। तो मन में विचार आना लाजमी है कि क्या किसी एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 0 हो सकती है। तो जवाब है नहीं। किसी भी एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि टाइम इतना छोटा है, इतना कम है कि हमने उसको 0 मान लिया है। मसलन हम लोग मेमोरी के ऊपर रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेमोरी भी तो अपने पास दो तरीके की है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो अगर हम लोग प्राइमरी मेमोरी के ऊपर रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने में जो भी टाइम कंज्यूम होता है, उस टाइम को हम लोग एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी बताते समय कभी भी कंसीडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि इतना कम टाइम लगा है जिसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे एल्गोरिदम के परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं होने वाला है। लेकिन जब वही रीड और राइट ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं कहाँ, सेकेंडरी मेमोरी पे, तो रीड और राइट ऑपरेशन में जो टाइम का कंजम्पशन होता है, उस टाइम के कंजम्पशन को हम लोग कभी भी इग्नोर नहीं करते, उसको कंसीडर करते हैं तब जब हम लोग एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी बता रहे होते हैं। रीजन ये है कि प्राइमरी मेमोरी इज मोर फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो यहां जो ये 0 है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि टाइम का कंजम्पशन इतना कम हुआ है कि हम उसको लगभग 0 मान सकते हैं। बाकी मैं एक्सप्लिसिटली इस बात को फिर से बोल रहा हूं कि दुनिया में कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं है जो किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने में 0 टाइम ले सके, ऐसा असंभव है। ठीक है, चलिए अब जब इस थीटा नोटेशन की बात हो रही है तो प्रश्न ये उठ रहा है कि ये C1 और C2 क्या है। ध्यान दीजिए, तो C1 और C2 दो पॉजिटिव कांस्टेंट है। C1 और C2 दो पॉजिटिव कांस्टेंट है। C1 और C2 की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, अब अगर हमसे कोई क्लेम या हम कोई क्लेम कर रहे हैं, क्लेम कैसे करेंगे इसको भी जरा देखते हैं। तो हमने कहा कि भाई साहब Fn इक्वल्स टू थीटा ऑफ Gn, इट इज अ क्लेम, और ये क्लेम सही माना जाएगा कब, जब कुछ ऐसा होल्ड करेगा, कुछ ऐसा अगर होल्ड किया तब हम इस क्लेम को क्या बोलेंगे कि ये क्लेम क्या है, ट्रू। अदरवाइज क्लेम को हम लोग कभी भी ट्रू नहीं मानेंगे। ठीक है, आप लोग इसको लिखिए। ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई कि भाई साहब अगर कोई क्लेम दिया गया है तो उस क्लेम को जज करना है कि वो सही है या गलत है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये रिलेशनशिप होल्ड हो रही है या नहीं हो रही है। अच्छा, मैं यहां पर एक बात और भी बोल दूं कि जरूरी नहीं है कि n जो है वो n नॉट से बड़ा हो या बराबर हो।
ठीक है, क्यों मैं ये बोल रहा हूं, चलिए इसको मिटाते हैं और इस बात को चेक करते हैं कि ऐसा बोलने के पीछे मेरे पास कौन से तर्क उपलब्ध है। चलिए मैं दो फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं, एफ एन इक्वल्स टू एन, और मैंने एक दूसरे फंक्शन जी एन की बात की जो किसके बराबर है, तो रूट ऑफ एन के बराबर है। ठीक है, रूट ऑफ एन के बराबर है। और या कुछ ऐसे कर लीजिए कि चीजें थोड़ी क्लियर हो, तो हमने कहा एफ एन की वैल्यू एन प्लस 10 है और जी एन की वैल्यू रूट ऑफ एन। ठीक है, एन की वैल्यू हम 1 रखें तो एफ एन और जी एन क्या होगा, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 1। एन की वैल्यू 2 रखी जाए तो 12 रूट ऑफ 2, एन की वैल्यू रखिए 3 13 रूट ऑफ 13, एन की वैल्यू रखिए 4 इट इज 14, इट इज रूट ऑफ 14। अब यहां पर एफ एन और जी एन का जो नेचर है वो एकदम से क्रिस्टल क्लियर। एन इक्वल्स टू 1 से ही हम लोग ये बोल पा रहे हैं कि एफ एन का ग्रोथ रेट ज्यादा है इन कंपेरिजन टू जी एन। यानी जो n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n नॉट की बात हम लोग लिखे थे, उसका कोई सिग्निफिकेंस इस केस में नहीं रहा, इसीलिए मैंने कहा। हाँ, इस बात के ऊपर मैं अभी भी कायम हूं कि C1 और C2 दो पॉजिटिव कांस्टेंट्स होंगे, और मैं फिर एक नई बात इसमें ऐड कर रहा हूं कि C1 और C2 की वैल्यू कभी भी फंक्शन के बराबर नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से इस एग्जाम्पल को देखने के बाद आप लोग इस नतीजे पर आ गए होंगे कि n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n नॉट हर केस में मिले ये जरूरी नहीं। n नॉट का सिग्निफिकेंस सिर्फ और सिर्फ इसीलिए था, इतना ही था कि n नॉट वो वैल्यू है जिसके बाद हम लोग बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रहे हैं कि यस, नाउ वी हैव द कंसिस्टेंट बिहेवियर ऑफ द ग्राफ, एंड दैट वाज द ओनली सिग्निफिकेंस ऑफ n नॉट। इससे ज्यादा कहीं कोई सिग्निफिकेंस नहीं। ठीक है, चलिए अब जो है हम एक बड़ा रिनाउंड एग्जाम्पल है, कॉम्प्लेक्सिटी की बात जब भी शुरू होती है तो ये एग्जाम्पल जो है इतना क्लासिकल है कि हर जगह उठ के आता है, और क्लेम ये है कि हाफ n स्क्वायर माइनस 3n इज थीटा ऑफ n स्क्वायर। हाफ n स्क्वायर माइनस 3n इज थीटा ऑफ n स्क्वायर। ये बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल है। चलिए हम लोग लिखें तो एफ एन इक्वल्स टू थीटा ऑफ जी एन थोड़े देर पहले हम लोगों ने देखा। अब अगर इन दोनों को हम लोग कंपेयर करें तो हमको क्या मिल रहा है, तो हमको जी एन की जो वैल्यू मिल रही है इट इज एन स्क्वायर, और एफ एन की जो वैल्यू मिल रही है इट इज हाफ एन स्क्वायर माइनस 3। ध्यान दीजिए, एफ एन इक्वल्स टू थीटा ऑफ जी एन हमने जब बोला था तो हमने कुछ ऐसे लिखा था,
चलिए Fn और Gn यहां पे हम लोग सब्सटीट्यूट करें तो Gn की वैल्यू क्या हो गई, n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू हाफ n स्क्वायर माइनस 3n लेस देन इक्वल टू C2n स्क्वायर। चलिए किसी तरीके से हमें यह साबित करना है कि भाई साहब C1 और C2 पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो मैंने लिखा यहां पे फॉर C1, तो C1 के लिए मैंने लिखा C1 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 3n। ध्यान दीजिए दोनों साइड में n स्क्वायर से अगर डिवीजन परफॉर्म करूं तो ये क्या हो जाएगा, दिस। अब हाफ माइनस 3/n, ध्यान दीजिए हाफ माइनस 3/n, n की वैल्यू 1 2 3 4 और 5। अगर n की वैल्यू कुछ ऐसी होगी तो ये चीज क्या हो जाएगा, निगेटिव। रख के देखिएगा n की वैल्यू अगर 1 2 3 4 एंड 5 होगी तो 1/2 माइनस 3/n विल बी ऑलवेज निगेटिव। लेकिन हमको क्या करना है, हमको ये बताना है कि C1 इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, तो C1 एक पॉजिटिव कांस्टेंट कब होगा, इट हैज टू बी डिस्कवर्ड, इसको हमें खोजना है। तो 1 से लेकर 5 तक तो ये निगेटिव हो गया। मजेदार बात कि अगर n की वैल्यू 6 है तो ये चीज 0 हो जाएगा। n की वैल्यू अगर 6 होगी तो 1/2 माइनस 3/n इट विल बी 0 और C1 को लाना है पॉजिटिव, यानी n की जो सबसे छोटी वैल्यू जिसके लिए 1/2 माइनस 3/n एक पॉजिटिव इंटिटी होगा वो वैल्यू क्या होगी, 7 या 7 से बड़ी। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या मिली, 7। यानी हम अब लिखेंगे कि C1 इज पॉजिटिव इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। चलिए तो कम से कम एक पॉइंट हमको ऐसा मिल गया कि जब n की वैल्यू 7 या 7 से बड़ी है तो हमारा C1 क्या हो रहा है, पॉजिटिव कांस्टेंट हो रहा है। आगे इसको आप लोग लिख लीजिए, आगे चलते हैं। अब हम लोगों की पूरी चर्चा किसके लिए होगी, तो पूरी चर्चा हम लोग C2 के बारे में करेंगे। चलिए तो C2 के बारे में देखते हैं, फॉर C2। तो अब हम क्या लेंगे, हाफ n स्क्वायर माइनस 3n लेस देन इक्वल टू C2n स्क्वायर। दोनों साइड में n स्क्वायर से भाग दे दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, हाफ माइनस 3/n लेस देन इक्वल टू क्या, C2। n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक निगेटिव होगी, n जब 6 होगा तो ये 0 हो जाएगा, और n जब 7 या 7 से बड़ा होगा तो C2 एक पॉजिटिव कांस्टेंट मिलेगा। इस बात का जिक्र थोड़े देर पहले हम लोगों ने अभी किया। यानी C2 इज पॉजिटिव कांस्टेंट इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। लीजिए दोनों बातें निकल आ गई कि C1 और C2 दोनों के दोनों पॉजिटिव कांस्टेंट हैं। कब, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n नॉट फॉर विच दिस क्लेम इज करेक्ट, फॉर विच दिस क्लेम इज करेक्ट। तो आपका जवाब क्या होगा, n नॉट की वैल्यू क्या होगी, 7।
अब हम क्या बोलेंगे कि हाफ n स्क्वायर माइनस 3n इक्वल्स टू थीटा ऑफ n स्क्वायर, कब? जब n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7. दिस क्लेम इज करेक्ट. ठीक है, चलिए ये जो डिस्कशन हमने किया है, इस डिस्कशन से हम लोग एक कंक्लूजन ड्रा करते हैं. कंक्लूजन ये होगा कि हमने लिखा था हाफ n स्क्वायर माइनस 3n इज थीटा ऑफ n स्क्वायर. तो देखिए यहां पे n का मैक्सिमम पावर क्या था? 2. तो हमने यहां कॉम्प्लेक्सिटी में क्या कंसीडर किया है? थीटा ऑफ n स्क्वायर. उसी तरीके से अगर कुछ ऐसा हो x टू पावर n प्लस a इंटू एक्स टू पावर n प्लस b इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स टू पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, एंड प्लस एक कांस्टेंट आ जाए, मान लीजिए a नॉट. तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो आपका जवाब क्या होगा? थीटा ऑफ एक्स टू पावर n. क्यों? क्योंकि जो हाईएस्ट टर्म होता है उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं. तो x का जो मैक्सिमम पावर है इट इज n. तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो थीटा ऑफ एक्स n. ध्यान दीजिए, हम लोगों ने जब ग्राफ प्लॉट किया Fn C1Gn एंड C2Gn, तो Fn की मिनिमम वैल्यू कहां लाई करेगी? C1Gn पे. मैक्सिमम वैल्यू कहां लाई करेगी? C2Gn पे. और तीसरी बात हम बोल रहे हैं कि Fn की वैल्यू कुछ भी हो सकती है फ्रॉम हियर टू हियर, यानी यहां पे भी किसी एक पॉइंट को अगर हम पिक कर लें तो हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो Fn की हो सकती है. इसीलिए मैंने इसको सैंडविच फंक्शन कहा. ठीक है, और शुरुआत में जो सामान लाने वाला एग्जाम्पल था जहां पे 7 मिनट और 20 मिनट का जिक्र हुआ था, तो आप घर पे मिनिमम कितने टाइम में पहुंच सकते हैं? 7 मिनट में, और मैक्सिमम 20 मिनट में. अच्छा, अगर आप 10 मिनट में आएंगे तो 10 कैसी वैल्यू होगी? 10 मिनट. तो 7 मिनट से ज्यादा बट 20 मिनट से कम. ठीक है, तो Fn के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि Fn की वैल्यू कुछ भी हो सकती है फ्रॉम C1Gn टू C2Gn. इसीलिए मैंने इसको सैंडविच फंक्शन दिया. ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग बात करते हैं थीटा नोटेशन की, तो थीटा नोटेशन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एवरेज केस. ठीक है, एवरेज केस को बताता है. थीटा नोटेशन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस क्या? एवरेज केस. हालांकि आगे चल के हम लोग इन सारे नोटेशन को किनारे कर देंगे. ठीक है, अब मैं आपके सामने एक छोटी सी बात बोलूं. आप अपने बाएं हाथ की उंगली ऐसे रखिए. ठीक है, ये आपका क्या हो गया? मिडिल फिंगर. इट इज Fn. Fn का जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? ये दिस इज C2Gn एंड दिस इज C1Gn. ठीक है, तो ऐसे सामने रख के आप इस पूरे ग्राफ को विजुलाइज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए इसी कंटिन्यूएशन में हम एक न्यूमेरिकल और सॉल्व हम लोग करें. न्यूमेरिकल बड़ा फेमस सा है, और ये न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है?
कि so that for any real constant a and b where b is greater than 0, where b is greater than 0, n plus a to power b is theta of n to power b. ध्यान दीजिए, दिस इज द क्लेम और ये क्लेम किया जा रहा है. नाउ वी हैव टू चेक वेदर दिस क्लेम इज करेक्ट और नॉट. इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. एक तरीका तो सीधा सीधा ये है, भाई ये b इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है ना, तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि हम लोग इसको बाइनोमियल थ्योरम लगा के एक्सपेंड कर दें. और जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो अभी थोड़े देर पहले हमने क्या देखा था, a x टू पावर n, b x टू पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन प्लस a नॉट, ऐसा देखा था. तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी? जो x का जो मैक्सिमम पावर है, तो हमने क्या लिखा था, x टू पावर n. ध्यान दीजिए, इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे तो n का मैक्सिमम पावर क्या आएगा, n टू पावर b. आप उसको यूज कर लिए, दिस इज द फर्स्ट. और अगर आप चाहें तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए, दूसरा तरीका क्या है कि भाई Fn इक्वल्स टू थीटा ऑफ Gn. इसलिए Fn की वैल्यू क्या हो गई, n प्लस a टू पावर b, और Gn की वैल्यू क्या हो गई, n टू पावर b. Fn इक्वल्स टू थीटा ऑफ Gn ये होल्ड करेगा. कब होल्ड करेगा? when C1 Gn लेस देन इक्वल टू Fn लेस देन इक्वल टू C2 Gn. अच्छा ध्यान दीजिएगा, हम C1 और C2 इस तरीके से लिखे हुए हैं, लोअर बाउंड्री पे C1 और अपर बाउंड्री पर C2. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कसम खा के बैठ जाइए कि नहीं यही शाश्वत सत्य है ना. अरे C1 और C2 कांस्टेंट है, यू आर फ्री. आप C1 को नीचे लेके आते हो या C1 को ऊपर लेके जाते हो, ये आपका अपना डिसीजन होगा. ठीक है, चलिए. तो इसलिए क्या हो जाएगा, C1 Gn की वैल्यू क्या हो जाएगी, n टू पावर b लेस देन n प्लस b टू पावर a C2 n टू पावर b. फॉर C1 तो क्या हो जाएगा, C1 n टू पावर b लेस देन इक्वल टू n प्लस a टू पावर b. चलिए n को बाहर निकालते हैं. तो जब n को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n टू पावर b 1 प्लस a अपान n टू पावर b. n को हमने यहां से बाहर निकाल लिया, n को बाहर निकालेंगे तो n का पावर हो जाएगा b. n यहां से बाहर निकला है तो 1, और n यहां से जब निकालेंगे तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा. अब इससे ये कैंसिल हो गया. अब क्या मिला, C1 इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस a n टू पावर b. अब जो है यहां पे एक छोटा सा एजम्पशन ले लेते हैं. लेट a is मच लेसर देन n. a की वैल्यू जो है वो n से बहुत छोटी है, और बहुत छोटी है तब क्या हो जाएगा, तब a अपान n लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 0. और जैसे ही a अपान n लगभग 0 के बराबर हुआ, C1 लेस देन इक्वल टू 1 हो गया. क्यों? क्योंकि ये फैक्टर 0 हो गया. 0 प्लस 1 इज 1, और 1 का कोई भी पावर लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. यानी जो हमने एजम्पशन लिया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एजम्पशन वी कैन से
कि C1 जो कि एक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 या 1 से छोटी है। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को यही काम किसके लिए करना होगा, तो वी विल रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर द कांस्टेंट C2। तो लेट्स डू द सेम फॉर C2। इट इज n plus a to power b less than equal to C2 n to power b। n को कॉमन लेके बाहर निकालिए तो ये क्या मिल जाएगा, ठीक है। और एजम्पशन फिर वही ले लीजिए, लेट a इज मच लेसर देन n, देन क्या हो जाएगा, a अपॉन n इज नियरली इक्वल टू 0। और अब C2 हमको इस तरीके से एक पॉजिटिव कांस्टेंट मिला, यानी C1 एंड C2 बोथ आर पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, कब, जब हमने कहा कि A इज मच लेसर देन n। अंडर दिस एजम्पशन C1 और C2 पॉजिटिव कांस्टेंट आ गए, और अब हम बोलेंगे कि व्हाट एवर द क्लेम दैट वी हैव हियर कि n प्लस a टू पावर b इज थीटा ऑफ n टू पावर b इज ट्रू, ठीक है। तो आई होप कि ये जो थीटा नोटेशन का कंसेप्ट है ये आप लोगों के समझ में आ रहा है, और इसके ऊपर जो है कुछ और न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। अभी ये चैप्टर थोड़ा सा और वीडियो लेक्चर्स की डिमांड करेगा, तो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअली जो है लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि नाम ही है कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, है ना। तो हम लोग अभी इसके ऊपर और भी ढेर सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, और जो भी अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ एल्गोरिजम्स भी देखेंगे, उनके हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी भी उनकी निकालेंगे, है ना। अभी इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस और हम लोग अगले वीडियो में करते हैं, और कुछ और नोटेशंस हैं कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।